SR क्लासेस बाय रुपेश मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एकेडमिक लेवल, यूपीएससी, नीट और वनडे एग्जाम और क्लास 11, 10th और 9th सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक के बारे में। आज हम लोग क्लासिफिकेशन और 5 जगत अवधारणा के बारे में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन समय में जब हमारी पृथ्वी का विकास हो चुका था, यानी जब हमारी पृथ्वी बन चुकी थी, तब से धीरे धीरे जंतु एवं जातियों का विकास भी होने लगे था और ये खोज में नहीं थी। ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जब कई जातियों और जंतुओं यानी प्लांट की जातियों का और जंतुओं की जातियों का विकास होने लगा तो इनका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी समझा जाने लगा, क्योंकि मनुष्य शुरुआत से ही काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। यानी वो जितनी जातियों को खोजा जा रहा था उन सभी जातियों के बारे में अध्ययन करना चाहता था, ताकि सभी जातियों का अध्ययन करके उनको एक पुस्तक में संगठित कर दिया जाए। लेकिन पहले समय में इतनी व्यवस्था और इतनी टेक्नोलॉजी और इतना ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य ठीक से वर्गीकरण नहीं कर पाता था। तो आर.एच. व्हिटेकर ने प्राचीन क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसको उन्होंने 5 जगत अवधारणा का नाम दिया। 5 जगत अवधारणा का नाम दिया क्योंकि 10 लाख से अधिक जंतु जातियां और 5 लाख से अधिक पादप जातियों का विकास हो चुका है। इन सभी एक एक जातियों का अध्ययन करना मुश्किल सा हो गया था, इसीलिए वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण को अपना लिया, ताकि सभी जातियों को उनके वर्गीकरण के आवास क्रम में हम व्यवस्थित कर देंगे तो हम अगर जो किसी एक वर्ग के बारे में पढ़ लेंगे तो उस वर्ग के अंदर सारे आने वाले एनिमल्स के बारे में हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वर्गीकरण का सहारा लिया, ताकि सभी जीवों का अध्ययन हम आसान तरीके से और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जीवों का अध्ययन कर सके। इसीलिए वर्गीकरण की आवश्यकता उनको पड़ी थी। पहला क्वेश्चन यही है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, जो कि हमने बता दिया। अब हम लोग 5 जगत अवधारणा जो कि प्राचीन क्लासिफिकेशन दिया गया था उसको हम लोग देखेंगे। चलिए 5 जगत अवधारणा शुरू करते हैं। हम लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का 5 जगत वाला वर्गीकरण हम लोग देखेंगे, क्योंकि इससे पहले ठीक 2 जगत का वर्गीकरण दिया गया था जो कि वो विशेष रूप से सारी स्पीसीजों का अध्ययन करने में असफल रहा। इसीलिए फिर हमारे महान वैज्ञानिक बायोलॉजी के आर.एच. व्हिटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन में पहला कदम डाला और उन्होंने 1969 में इस वर्गीकरण की स्थापना की। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 5 जगत अवधारणा किसने प्रस्तुत की, या 5 जगत अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि 5 जगत अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने संपूर्ण जीव को 5 जगतों में डिवाइड कर दिया था। 5 जगत जो कि हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए और लिखते रहिए। बंद कर। चलो 5 जगत, 5 जगत देखेंगे। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा। पहले हम इन सभी जगतों को बारी बारी से देख लेंगे और इनके बारे में हम एकदम क्लियर करते चलेंगे और इनके कैरेक्टर को यानी इनके लक्षणों को बारे में एक एक करके क्वेश्चन को निकालते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो ध्यान से देखते रहिएगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंजाई, जी फंगस वाला फंजाई, फंजाई। नंबर 4 प्लांटी यानी प्लांट वाला, जैसा आपको सबको नाम से ही लग रहा होगा। और 5वां है एनीमिलिया, एनीमिलिया। बिल्कुल ध्यान से देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमिलिया। कैसे देखेंगे? एम मोनेरा, प्रोटिस्टा पी, फंजाई एफ, प्लांटी फिर पीएल और एनीमिलिया एल। ये हमारे शॉर्ट फॉर्म है, यानी हम क्या कर सकते हैं? MPF PL AL, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमिलिया। याद रखिए 5 जगत कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमिलिया। अब हम लोग मोनेरा के सारे कैरेक्टर को स्टार्ट करेंगे और उनको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं वे सारे क्वेश्चन को मैं हाईलाइट करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। नंबर बिल्कुल बटोरने के लिए आप तैयार हो जाइए। चलिए मोनेरा स्टार्ट करते हैं। मोनेरा के बारे में क्लियर करते हुए देखेंगे तो लगभग इंपॉर्टेंट जो कि 6 पॉइंट हैं हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बाद में लिख लीजिएगा या तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मोनेरा होते क्या है। मोनेरा ये सबसे प्राचीन जीवों में से एक जीव थे, यानी जब हमारी पृथ्वी बनी थी, यानी जब संसार की उत्पत्ति यानी जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो मोनेरा जीव सर्वप्रथम आए हुए थे। यानी सर्वप्रथम जीवों में से एक मोनेरा जीवों का भी नाम लिया जाता है। ध्यान से देखेंगे कि इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव वे होते हैं जिन जीवों की सेल्स में केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, क्योंकि जितने भी एनिमल पाए जाते हैं सब में केंद्रक के चारों तरफ जो होती है केंद्रक कला पाई जाती है, तो उन्हें यूकैरियोटिक एनिमल कहते हैं। लेकिन इनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, यानी जो जीव होते हैं उनमें केंद्रक आसक्ति प्रकार का पाया जाता है। ध्यान से रखिए, ये भी एक क्वेश्चन है। इनमें केंद्रक आसक्ति प्रकार का पाया जाता है, मतलब केंद्रक होता है पर वास्तविक रूप से ये केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, यानी क्यों नहीं होता है वास्तविक रूप से? क्योंकि इनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, यानी केंद्रक कला का अभाव होता है किन जीवों में? मोनेरा के अंतर्गत आने वाले प्रोकैरियोटिक जीवों में। अगला पॉइंट क्या है, मतलब उदाहरण देखते हैं। जैसे जीवाणुओं में साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया इस संघ के मुख्य जीव हैं। अगला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? सभी मोनेरन कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं, यानी जितने भी मोनेरा प्रजाति की कोशिकाएं हैं, यानी जितने भी मोनेरा प्रजाति के एनिमल हैं या छोटे जीव हैं, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी उनको हम केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। बिना सूक्ष्मदर्शी से इन जीवों को देखना असंभव है। अगला क्या है? इसमें केंद्रक द्रव्य के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं होती है। ये पॉइंट हमने क्लियर कर दिया है कि केंद्रक द्रव्य के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाएगी। जब केंद्रक के चारों तरफ कला नहीं पाई जाएगी तो केंद्रक में पाए जाने वाला जो द्रव होता है उसके भी चारों तरफ तो कला नहीं पाई जाएगी, क्योंकि जो केंद्रक के चारों तरफ जो कला होती है वही केंद्रक द्रव्य को रोके होती है। झिल्ली द्वारा अस्थिरित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ईआर पूर्णतः अभाव होता है, क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी काय, इनका अभाव होता है क्योंकि इनके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, यानी इनके चारों तरफ जो होती है
एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। लेकिन चूंकि ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक जीवों यानी मोनेरा जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इन जीवों में नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और इन कोशिकांगों के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। और हमारा पहला मोनेरा का लक्षण क्या था कि केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली ही नहीं पाई जाएगी। तो ये इनमें कहाँ से पाई जाएगी? तो ये कोशिकांग कहाँ से मोनेरा में पाए जाएंगे? क्योंकि इनमें तो झिल्ली पाई जाती है। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या है कि माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी मोनेरा कोशिकाओं के चारों तरफ दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। मतलब माइकोप्लाज्मा को छोड़कर यानी माइकोप्लाज्मा को जीव को छोड़कर यानी सूक्ष्म जीव माइकोप्लाज्मा को छोड़कर जितने भी मोनेरा कोशिकाएं होती हैं सबके चारों तरफ दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, ध्यान में रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है इनमें, पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। अधिकांश मोनेरा अपघटक होते हैं यानी ये जीवों को अपघटित करने का काम करते हैं। यानी जो जीव मर जाए उनको सड़ाने गलाने में, उनका स्थिरीकरण करने में ये काम में आते हैं। यानी जितने भी मोनेरा अधिकांश ज्यादातर 90% मोनेरा जो होते हैं वो अपघटक होते हैं यानी जीवों को सड़ाने गलाने और स्थिरीकरण करने में काम में आते हैं। मोनेरा के सारे पॉइंटों को हमने क्लियर कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जो आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको मिलते रहेंगे। और अभी तक अगर जो चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और आपका एक शेयर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, इसलिए आप शेयर करते रहिए वीडियो को। प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि मोनेरा के बारे में हम क्लियर कर चुके थे, अब हम प्रोटिस्टा के बारे में चलते हुए देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट और क्वेश्चन हाईलाइट करते चलिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने ही हैं, जो कि एक नंबर में पूछे जाएंगे या पूरे प्रोटिस्टा के कैरेक्टर पूछे जाएंगे 2 नंबर या 3 नंबर में, तो भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा फ्रेंड्स। देखते हैं, ये एक कोष की जीव होते हैं। जैसा कि आपको पता है एक कोष की जीव ऐसे होते हैं जिनमें जीवन यापन करने के लिए सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है। ये एकल या संघीय होते हैं। एकल का मतलब क्या? ये अकेले भी रह सकते हैं और संघीय ये ग्रुप बना के भी रह सकते हैं। मतलब ये अपना एकल जीवन भी जी सकते हैं और फैमिली के साथ में यानी ग्रुप बना के भी अपना जीवन जी सकते हैं। पॉइंट हाईलाइट करते रहिएगा। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। मोनेरा जो हमारा था वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का बना हुआ था और जो ये हमारा प्रोटिस्टा है ये यूकेरियोटिक सेल का बना है। यूकेरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है कि इनमें सुनिश्चित केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। क्योंकि यूकेरियोटिक की पहचान ही यही होती थी कि ऐसे एनिमल जिनमें वेल डेवलप्ड आपको केंद्रक प्राप्त हो और उसमें वेल डेवलप्ड आपको झिल्ली युक्त कोशिकांग प्राप्त हो। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे कि हम बता चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ER ये सब क्या होते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। ठीक है, ये नम स्थानों मतलब ये हल्की नमी वाले स्थानों पर क्या रहते हैं? पाए जाते हैं। जहां पर हल्का सा नम होता है वहां पर पाए जाते हैं। ये जलाशयों की सतह यानी जो ताल तलैया होती है उनमें समुद्र होते हैं, उनकी सतहों पर ये हमको तैरते हुए क्या लिखा है? प्लैंकटन के रूप में मिलते हैं। प्लैंकटन का मतलब होता है तैरते हुए हमको ये ऊपर मिलते हैं। तो ये हमने सारे कैरेक्टर आपको प्रोटिस्टा के बारे में बता दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और या तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। अब हम लोग फंजाई के बारे में देखते हैं। इनके उदाहरणों को भी हम क्लियर करते चलेंगे। इनके उदाहरण जो कि हमने 2 लिख दिए हैं और होते हैं जो कि मोटे मोटे यानी जो एकदम ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अमीबा पैरामीशियम, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि अमीबा पैरामीशियम किस संघ का है, तो आप क्या बोल सकते हैं, प्रोटिस्टा का है। क्लियर है, अमीबा पैरामीशियम। कवक को यानी फंजाई को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहली बात, फंजाई के अंतर्गत दुनिया के जितने भी समस्त प्रकार के कवक हैं वो रखे गए हैं। यानी जो आपको दिखते हैं, मशरूम दिख गया, ठीक है, कुकुरमुत्ता दिख गया, और विभिन्न प्रकार के वैरायटी के, नाना प्रकार के वैरायटी के सारे जो होते हैं कवक, जो होते हैं सारे कवक जो होते हैं वे इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं, इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं। और अब हम लोग देखेंगे, इनके पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। ध्यान में रखिएगा, कवक ज्यादातर मुख्यतः अधिकांश कवक जो होते हैं ये सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं। कैसे? सड़े गले, बदबूदार, सड़न उत्पन्न करने वाले स्थानों पर ये कवक पाए जाते हैं। ये मर्दोपजीवी इनको भी बोला जाता है। पॉइंट नोट करते रहिएगा, इनको मर्दोपजीवी भी बोला जाता है। अब हम पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनका शरीर प्रायः शाखित होता है। इनका शरीर मतलब शाखाओं में भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। प्रायः आपको नग्न आंखों से भी दिख जाएगा इनकी शाखाएं कभी कभी, या फिर माइक्रोस्कोप से इनकी शाखाएं आपको दिखेंगी। तंतु एवं शाखित एवं तंतु एक जाल सा बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इधर देखिए कि जब हम लोग कोई मशरूम का भाग देखते हैं तो उसके अंदर ये हमको तंतु जैसी तमाम संरचना दिखाई पड़ती है, दिखती होगी आपको, तो ठीक है। यही तंतु का एक जाल बनाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइसीलियम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जो ये तंतुओं का एक गुथा हुआ जो जाल बनता है, जो रेशों का एक गुथा हुआ जो जाल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक एक कोशिकीय होते हैं, ज्यादातर सारे कवक एक कोशिकीय नहीं होते, कुछ कवक एक कोशिकीय होते हैं जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। आपको पता है कौन से कवक एक कोशिकीय होते हैं? जो आप में बीमारियां फैलाते हैं, जैसे जो आप में दाग, खाज, खुजली, गंजापन, ये सब आपको फैलाते हैं। कभी कभी देखते हैं कि इंसान यहाँ से इसे टकला हो जाता है, यहाँ से बीच से, या कहीं बीच से बाल गायब हो गए, किनारे से बाल गायब हो गए, तो ये क्या है? ये सब भैया कवक की देन है, ठीक है। ये सब कवक की देन है। ये बीच बीच से गंजे हो जाते हैं तो कहते हैं जोंक का तेल लगाओ, ये करो वो करो, तो सब ज्यादातर मतलब बताया जाता है कि जोंक पकड़ के लेके आओ, जोंक का तेल लगाओ, ऐसा सब बताया जाता है, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है कि ये सब कवक से होती है बीमारियां। और कवकों में जो पोषण होता है विषम कोशी होता है, विषम कोशी पोषण होता है, और ये परजीवी भी होते हैं, अर्थात ये दूसरे जीवों पर भी डिपेंड रहते हैं और दूसरे जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। मृदोपजीवी होते हैं, यानी ये सड़े गले मरे हुए जीवों से ये अपना भोजन बनाते हैं। सहजीवी, सहजीवी का मतलब क्या होता है? ये किसी दूसरे जीव के साथ सहयोग कर लेते हैं, ठीक है, ये दूसरे जीव के साथ सहयोग कर लेते हैं। और इनकी जितने भी कवक होते हैं इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो इनकी सेल, जो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, ऊपरी जो परत होती है, ये काइटिन की बनी होती है। और इनके उदाहरण हम लोग क्या देखेंगे, मशरूम, कुकुरमुत्ता और विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो हम ज्यादा उदाहरण नहीं लिखेंगे, सरल सरल लिखेंगे। प्लांटी स्टार्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लांटी के अंतर्गत समस्त प्रकार के पादपों को रखा गया है। हरे पादपों को, समस्त प्रकार के ग्रीन प्लांट्स को या प्लांट्स को रखा गया है प्लांटी के अंतर्गत, यानी दुनिया में जितने भी प्रकार के प्लांट पाए गए हैं सभी इस प्लांटी यानी पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है। इनकी विशेषता क्या होती है? इनमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है? सेलुलोज नामक पदार्थ की कोशिका भित्ति बनी होती है। और अधिकांश पादप स्थिर होते हैं, सभी नहीं होते हैं, कुछ पादप स्थिर नहीं होते हैं जो कि चलते हैं और अपना भोजन भी बनाते हैं, लेकिन अधिकांश पादप स्थिर होते हैं तथा इसमें चलन का अभाव होता है, मतलब ये चल नहीं सकते हैं। ध्यान में रखना, सारे पादप नहीं स्थिर रहेंगे, कुछ चलते भी हैं पादप, जो कि अमेज़न के जंगलों या अफ्रीका के जंगलों में ये पाए जाते हैं।
और ये मुख्यतः उत्पादक होते हैं, क्योंकि जैसा कि हमको पता है जितने भी प्लांट होते हैं ये स्वयं अपने आप प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं और साग सब्जी फल ये सब अपने आप में तैयार कर लेते हैं, ये उत्पादक कर लेते हैं और ये हमको देते हैं। ये चूंकि यही सभी जानवरों को भोजन देते हैं प्लांट, इसीलिए इनको उत्पादक भी बोला जाता है। कुछ पादप विषमपोषी भी होते हैं, लेकिन जैसा मैंने क्या बताया कि ज्यादातर पादप स्वपोषी तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो विषमपोषी होते हैं, अपने आप भोजन नहीं बना पाते हैं, वे दूसरे से भी अपना भोजन बनाते हैं। और इवन यहां तक होता है कुछ पादप सहजीवी भी होते हैं, जैसे अमरबेल, क्योंकि अमरबेल हम लोग देखते हैं दूसरे पेड़ पर लिपटी हुई होती है। तो दूसरे पेड़ पर लिपटी का मतलब क्या है, वो उस पर लिपट कर उसी मेन वाले प्लांट से अपना भोजन बनाती है। ठीक है, तो ये सहजीवी भी होती है। ठीक है, कुछ मतलब प्लांट स्वपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी प्रकार के होते हैं और सहजीवी भी होते हैं। मतलब जैसे अमरबेल देखते हैं साथ में दूसरे पेड़ के साथ में अपना जीवन बिताती है, उसमें लिपट कर उससे भोजन ग्रहण करती है। और अब हम लोग एनीमिलिया यानी RH व्हिटेकर के द्वारा प्रतिपादित किया गया लास्ट जगत देखेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। ये प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भोजन के लिए प्लांट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी एनिमल होते हैं वे स्वयं भोजन नहीं बना पाते। वो बात थोड़ी ना कि किचन में जाके भोजन बनाए, वो बात बनाने वाला नहीं, मतलब भोजन उनको मुख्य रूप से प्लांटों से ही मिलता है। तो ज्यादातर एनिमल मुख्य रूप से प्लांटों पर डिपेंड रहते हैं और ये परजीवी भी होते हैं। मतलब एनिमल परजीवी भी होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो दूसरे जंतुओं के शरीर में रहकर, जैसे फ्लूक हो गया, यकृत फ्लूक, ये यकृत में पाया जाता है। और विभिन्न प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जो आपके शरीर में रहकर आपके शरीर से ही भोजन प्राप्त, जैसे कि मान लेते हैं बेटा जुआ ले लेते हैं, ठीक है, कॉलोनी ले लेते हैं, ये सब क्या होते हैं, आपके शरीर पर रहकर आपसे ही भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ एनिमल परजीवी भी होते हैं और ये गतिशील होते हैं। नॉर्मल सी बात है, ये गतिशील होते हैं, ये चलते भी हैं। अधिकांश एनिमल गतिशील होते हैं, पर कभी कभी कोई एनिमल गतिशील भी नहीं होते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करके और शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई करता है। और बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसका अगला वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।